ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सभी के लिए बहुत विशेष है, स्पेशली उनके लिए जिनकी 7.5 चल रही है, स्टार्ट हो रही है, ढैया चल रही है, स्टार्ट हो रही है, या फिर जो इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। आने वाले दिनों में मैं 7.5 और ढैया के टॉपिक्स को ही कवर करने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा एक जनरल वीडियो बनाई जाए ताकि कुछ जो भ्रांतियां हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं इन दोनों टॉपिक्स को लेकर, वो मैं क्लियर कर पाऊँ। 7.5 ये कहना कि वो केवल बुरी ही होती है, अच्छी होती है, सही एक बात नहीं है। ढैया अच्छी ही होती है, बुरी ही होती है, ये भी कोई एक लाइन में नहीं कह सकता। पर क्या ये दोनों चीज़ें बदलाव लाती है व्यक्ति के जीवन में? अवश्य। कि दोनों ही जो चीज़ें होती हैं 7.5 और ढैया, ये व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाती है, परिपक्वता लाती है, और उसके जीवन को एक नया मोड़ देती है। वो अच्छा या बुरा वो पूरी कुंडली पर डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे लगा कि इन टॉपिक्स में जाने के बाद से पहले, पर्टिकुलर राशियों की 7.5 ढैया की वीडियो बनाने से पहले मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर लेने चाहिए जिससे क्लैरिटी आ जाए। तो 8 मेन टॉपिक्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। पहला, कई लोग पूछते हैं कि क्या 7.5 लग्न से देखें या चंद्र राशि से देखें, इसका डिस्कशन होगा। दूसरे पार्ट में 7.5 क्या होती है, क्या इसके कुछ शास्त्रीय प्रमाण हैं या नहीं। तीसरा टॉपिक, क्या 7.5 सभी के लिए खराब होती है। चौथा, 7.5 अच्छी रहेगी या खराब, क्या इसके कोई गाइडलाइंस दी जा सकती है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। पांचवा, ढैया क्या होती है, क्या उसके कुछ शास्त्रीय प्रमाण हैं। किन राशियों पर 7.5 चलेगी या ऑलरेडी चल रही है, स्टार्ट होगी। किस राशि की 7.5 ढैया आदि समाप्त हो रही है और किसकी ढैया शुरू हो रही है। तो इन 8 मेजर टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा। 7.5 के डिस्कशन से पहले मुझे लगा कि ये अनिवार्य है। कई लोगों के बीच में कुछ जो भी कन्फ्यूजन है उसको ये दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। पहले टॉपिक से कि 7.5 लग्न से देखें या चंद्र राशि से। डिस्कस करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ कि क्या 7.5 लग्न राशि से देखें या चंद्र राशि से देखें। देखिए, मैं बहुत टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ, 2-3 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं यूट्यूब पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। लग्न राशि मेरे हिसाब से हमेशा ज़्यादा महत्व रखती है, लेकिन जब भी हम 7.5 ढैया आदि की बात करते हैं तो केवल और केवल चंद्र राशि से ही उसको देखिए। लग्न वास्तविकता है, लग्न प्रैक्टिकलिटी है, चंद्रमा मन है। इसीलिए जब भी हम 7.5 का विचार करते हैं तो चंद्र राशि से ही करते हैं। उसमें आपको अपना लग्न नहीं देखना। चंद्र राशि आपकी क्या है वो डिसाइड करती है कि आपकी 7.5 चल रही है, लगेगी, कौन सा चरण चल रहा है, ढैया चल रही है, नहीं चल रही है। तो इसीलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब हम, वैसे मैं कहता हूँ ना कि जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से देख लीजिए। राशिफल एक बहुत जनरल एनालिसिस होता है। कुछ लोग बोलते हैं लग्न से ज़्यादा सूट करता है हमें, कुछ लोग बोलते हैं चंद्र राशि से सूट करता है। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है। मैं अपना व्यक्तिगत मत भी देता हूँ कि अगर आपको कन्फर्म है अपना लग्न तो वहीं से देखिए। लेकिन जब मैं 7.5 की बात करता हूँ, ढैया की बात करते हैं, कोई भी करे, तो उसको केवल और केवल आपको अपनी चंद्र राशि से ही ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो गया कि कहाँ से देखे 7.5, लग्न राशि से या चंद्र राशि। केवल अपनी चंद्र राशि से देखें। अब कई लोगों को पता होगा चंद्र राशि क्या होती है, जिनको नहीं पता अपनी कुंडली देखें। जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं उस भाव में क्या नंबर लिखा है वो आपकी चंद्र राशि होती है। अधिकतर कुंडली में क्या, कुंडली जब आपके पास बनी होती है तो 2 स्पेशल कुंडलियां बनी होती है। एक उसको कहा जाता है अथ जन्म कुंडली या अथ लग्न कुंडली, वो लग्न कुंडली होती है। उसी के साथ यूजुअली एक चंद्र कुंडली भी बनाकर दी जाती है जिसमें चंद्रमा प्रथम भाव में होते हैं और उस वहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो एक बहुत क्लैरिटी आई थिंक सबको आ जानी चाहिए कि 7.5 ढैया केवल और केवल आपको अपनी चंद्र राशि से ही ऑब्जर्व करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि, या क्या होता था
कि आपकी चंद्र राशि पर ही आपका नाम रखा जाता था। पर आज की डेट में प्रचलित नाम अलग होता है, लेकिन कभी कभी कुंडली का नाम अलग रख दिया जाता है। तो अगर आपको कंफर्म है कि आपकी जो नाम राशि है आप और चंद्र राशि सेम है तो ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रचलित नाम कुछ और है, फिर आप वहाँ से देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपनी कुंडली देखिए, जन्म कुंडली देखिए, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, उस राशि के अनुसार ही आपको अपनी साढ़े साती और ढैया आदि का विचार करना है। अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि साढ़े साती होती क्या है। कभी कभी ये टॉपिक उठता है कि क्या साढ़े साती का कोई प्रमाण है। कुछ लोग बोलते हैं साढ़े साती कुछ नहीं होती। आप सुनते होंगे अलग अलग ज्योतिषियों को, कुछ कहते हैं कि बहुत कुछ होती है। इसमें एक मतभेद भी है। क्या साढ़े साती शब्द किसी ज्योतिषीय ग्रंथ में है, क्लासिक्स जिसको हम बोलते हैं, क्लासिकल जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं, पराशर होरा शास्त्र हो गया, बाकी कई प्रकार की पुस्तकें हैं, शास्त्रीय पुस्तकें। हाँ, बाद में आने वाली पुस्तकों में बहुत जगह पे वर्णन है कि किसी ने अपना कुछ मत रखा, कई लोगों ने अपने मत रखे हैं साढ़े साती को लेकर। लेकिन क्या शास्त्रीय प्रमाण है? शास्त्र जो हैं वो ये शब्द का उपयोग नहीं करते। साढ़े साती शब्द का उपयोग नहीं किसी शास्त्र में है। बाद में कई जगहों पर साढ़े साती शब्द का उपयोग होने लग गया। कई पुराणों में कथा मिलती है शनिदेव के साढ़े साती की। शिव जी और शनिदेव की एक कथा है, हनुमान जी और शनिदेव की एक कथा है जिसमें साढ़े साती का बहुत उल्लेख है। बाद में आई गई कई पुस्तकों में, ज्योतिष की पुस्तकों में भी कई ज्योतिष के जो ज्ञाता हुए हैं उन्होंने साढ़े साती का वर्णन किया है। पर एज सच किसी ज्योतिषीय शास्त्र में इस शब्द का उपयोग नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे प्रचलन में ये शब्द आ गया, क्योंकि ये 7.5 साल का पीरियड होता है तो ये साढ़े साती कहलाने लग गया। पर ये ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में इसका कुछ भी उल्लेख अदरवाइज नहीं है। कई ऐसे श्लोक हैं ज्योतिषीय ग्रंथों में जो बताते हैं कि जब ये समय आता है साढ़े साती का तो उस पर उसका एक प्रभाव देखा जा सकता है। मैं उनमें से एक श्लोक आपको बता देता हूँ कि हाँ, शास्त्रों में भले ही साढ़े साती शब्द का उपयोग नहीं हो, लेकिन उसकी एक प्रमाणता है, उसका एक कहीं ना कहीं एक मेंशन किया हुआ है। एक श्लोक है, द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखोर्युतो भवेत्। ये साफ दिखाता है, बताता है श्लोक। द्वादशे जन्मगे राशौ यानी कि द्वादशे जन्म राशि से, द्वादशे यानी कि 12वें घर में, जन्मगे राशौ राशि में ही यानी कि जहाँ पे आपकी चंद्र राशि है, और द्वितीय च शनिश्चरः यानी कि उससे दूसरे भाव में जब शनि का ये जो 7.5 वर्ष का गोचर होता है, सार्धानि सप्तवर्षाणि तदा दुःखोर्युतो भवेत्। अब यहाँ पे वर्णन भी है साढ़े साती का और यहीं से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक श्लोक में ये बोल दिया कि ये जो 7.5 साल का वर्ष समय का कालखंड होता है ये दुख से भरा होता है। तो इसीलिए प्रचलन में आ गया कि साढ़े साती हमेशा दुखकारी ही होती है, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी पुस्तक जिसमें ये लिखा हुआ है, ये संकेत निधि में एक श्लोक है, उसमें और भी बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें बताया हुआ है कि कहाँ पे आपके जो शनिदेव हैं वो अच्छा प्रभाव देंगे, कहाँ पे अच्छा या बुरा प्रभाव देखा जाए। तो ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि साढ़े साती हमेशा ही दुख देती है। मैं अगले टॉपिक पे उसी पे आने वाला हूँ, पर ये बताने के लिए है कि हाँ, साढ़े साती का प्रमाण है ज्योतिषीय ग्रंथों में भी। धीरे धीरे करके वो आगे चलकर एक प्रचलित नाम बन गया साढ़े साती। क्योंकि अगर देखें शनिदेव का एक गोचर 2.5 साल का होता है, तो 2.5 साल पहले 12वें घर में बिताएंगे, फिर 2.5 साल यहाँ बिताएंगे, 2.5, 5 और फिर 2.5 यानी कि 7.5। तो यहाँ से वो प्रचलन का शब्द बन गया साढ़े साती। तो जैसा मैंने कहा, इसका शास्त्रीय प्रमाण भी है, भले ही उस नाम से ना हो, लेकिन आगे चलकर साढ़े साती उसका नाम पड़ गया। तो साढ़े साती क्या होती है इन शॉर्ट, जब भी आपकी चंद्र राशि से, जो भी आपकी चंद्र राशि है, अगर उससे द्वादश यानी कि 12वें घर में शनिदेव आते हैं तो वहाँ से आपकी साढ़े साती लगती है। और फिर वहाँ से जो 7.5 साल का जो शनिदेव का गोचर होता है वो आपका पूरा 7.5 साल का
पीरियड होता है साढ़े साती का। अब चलते हैं तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि क्या सभी के लिए साढ़े साती खराब होती है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमेशा ही बुरा टाइम चलेगा। लेट्स से एक प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि एक टाइम पे 3 राशियों की साढ़े साती चल रही होगी और 2 राशियों की ढैया चल रही होगी। जब शनि यहाँ पे होते हैं उसको भी ढैया कहते हैं, आऊँगा उस टॉपिक पे। तो यानी कि 5 राशियाँ 12 में से हमेशा शनि देव से कुछ ना कुछ प्रभावित होंगी। तो क्या वो सारा बुरा टाइम हो सकता है? ऐसा नहीं है। हमेशा बहुत चीज़ों को देखना चाहिए, फिर जाके हम कह सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। और कभी भी एक ग्रह केवल हर चीज़ पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, उसके साथ बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, पूरी कुंडली को भी देखना पड़ता है। क्या साढ़े साती बदलाव लाती है? मैं हमेशा कहता हूँ हाँ, साढ़े साती बदलाव लाती है। पर ये कह देना कि केवल साढ़े साती बुरी ही होती है, वो एकदम निरर्थक बात है। इसको मैं 2 एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, कुछ पॉपुलर लोगों की जिनके लिए साढ़े साती बहुत अच्छी हुई और कुछ ऐसे पॉपुलर लोग जिनके लिए साढ़े साती थोड़ी सी नेगेटिव भी हुई। नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं करंटली, उनकी चंद्र राशि वृश्चिक बनती है। ठीक है, कुछ लोगों को लग्न पे कंफ्यूजन है, लेकिन चंद्र राशि तो वृश्चिक ही है, लग्न भी मेरे हिसाब से उनका वृश्चिक ही है। तो जब वो पीएम बने, पहली बार उनकी साढ़े साती चल रही थी, तुला में थे शनिदेव। जब वो दूसरी बार पीएम बने 2019 में, तब भी उनकी साढ़े साती चल रही थी। तो अगर किसी व्यक्ति की अगर साढ़े साती खराब ही होती है तो एक व्यक्ति 2 बार उस ऐसे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जहाँ पे एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुँचना, वो भी कहाँ से? क्या ये संभव होता है? नहीं होता अगर सबके लिए साढ़े साती बुरी ही होती। तो सबसे पहला प्राइम एग्जाम्पल मोदी जी। दूसरा MS धोनी, उनकी भी साढ़े साती चल रही थी जब वो अपना प्रथम जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप है वो जीते। उसके बाद जब वो 2011 का वर्ल्ड कप जीते तब भी उनकी साढ़े साती चल रही थी। और जितना मुझे याद है, ये थर्ड के लिए मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे याद है जब वो 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तब भी उनकी साढ़े साती ही चल रही थी। तो अगर साढ़े साती बुरी ही होती तो ये मैंने दो ऐसी टॉप की बातें करी है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो वो कैसे संभव था? अब नेगेटिव भी हुए हैं क्या साढ़े साती में? बहुत लोगों के नेगेटिव भी हुए होंगे। जैसे अमिताभ बच्चन जी, जब उनकी साढ़े साती चल रही थी तो जो कूली की शूटिंग करते हुए 1982 की टाइम की बात है, जब उनको इंजरी हो गई थी, तो वहाँ पे करियर तो छोड़िए, पूरे जीवन पर एक थ्रेट आ गया था। तो यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो क्या हम कह सकते हैं केवल शनिदेव के कारण ही है? नहीं, यही गलती करते हैं। मैं कई बार हॉरोस्कोप देख रहा हूँ, भी रिसेंटली एक हॉरोस्कोप देख रहा था, कंसल्टेशन। वो महिला बहुत दुखी थी कि मेरी साढ़े साती ने सब कुछ खराब कर दिया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं कुंडली देख रहा था, मैंने कहा आपके पिताजी की मृत्यु 2019 के आसपास हुई है क्या, अप्रैल के बाद से? तो उन्होंने कहा हाँ, अप्रैल के आसपास। तो उन्होंने कहा हाँ, मई के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। केतु नवम भाव में थे, मंगल से दृष्टि थे, नवम भाव पिताजी का होता है, तो उनके पिताजी की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो अब क्यों हुआ? नवम में केतु, मंगल का प्रभाव, और उनके पिताजी की भी अपनी कुंडली होगी, लेकिन सारा दोष कहाँ पे आया? मेरी साढ़े साती चली। फिर मैंने उनसे पूछा कि साढ़े साती तो आपकी बहुत पहले से चल रही है, कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो, मेरे को कुंडली दिख रही थी। मैंने इसमें पूछा आपकी प्रमोशन हुई है, आप विदेश गई हैं? कहती हाँ, विदेश भी गई हूँ। तो मैंने कहा जब वो इतना अच्छा चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे तो कोई नहीं बोलता कि साढ़े साती में मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, लेकिन जहाँ पे कुछ बुरा हो गया वहाँ पे सीधा दोष किस पे मढ़ा जाता है? शनिदेव पर। तो ऐसा नहीं होता कि 7.5 साल का बहुत लंबा पीरियड होता है, ऐसा नहीं होता कि इसमें सारी ही चीज़ें शनिदेव के कारण ही होंगी, कि हाँ अच्छा भी हो गया। जैसे मैंने कहा कि MS धोनी वर्ल्ड कप जीते, प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो क्या केवल ये शनि की साढ़े साती के कारण ही हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग है उनकी कुंडली में, प्रधानमंत्री की कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग है। उनकी कुंडली तो पढ़ने लायक है, क्योंकि उनकी कुंडली में
D60, खैर बहुत अलग टॉपिक हो गया, बहुत उसमें इस प्रकार के योग बने हुए हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता। इसी प्रकार से MS धोनी, उनकी कुंडली में इतने स्ट्रांग योग हैं। तो कुंडली स्ट्रांग है, इसीलिए जो समय आया उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया। ऐसा नहीं कि साढ़े साथी के कारण ही वो सब कुछ बन गए। ये बस एक एग्जाम्पल देना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में सब अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी में सब बुरा ही होता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब हम कह सकते हैं कि साढ़े साथी का क्या प्रभाव रहेगा। वो भी हर चीज़ पर इम्पैक्ट नहीं होता साढ़े साथी का। तो सबसे पहले यही भ्रांति निकालिए कि साढ़े साथी सबके लिए बुरी होती है, नहीं होती। अब आते हैं चौथे टॉपिक पर कि साढ़े साथी अच्छी है या खराब है, ये किस प्रकार से देखिए। देखिए, इसके लिए कुंडली को पूरा एनालाइज करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। अगर उपाय भी होते हैं तो पूरी कुंडली के अनुसार ही बताए जाते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता सकता हूँ जिसके अनुसार आप कह सकते हैं कि साढ़े साथी अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे या पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। अगर आपकी ओवरऑल कुंडली बहुत स्ट्रांग है, अगर आपकी कुंडली में लग्न भाव बहुत स्ट्रांग है, मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा, अगर आपकी कुंडली में लग्न बहुत स्ट्रांग है, कुंडली में लग्न पर बृहस्पति का या शुक्र का प्रभाव है, शनि ज़्यादा पीड़ित नहीं है, अच्छी राशि में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट, कुंडली के चंद्रमा पीड़ित नहीं है, और इसके साथ ही उस समय दशा अंतर्दशा जब साढ़े साथी आ रही है उस समय दशा भी एक फेवरेबल है। तो ये जो, और सर्वाष्टक, ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, कुछ लोग समझ जाएंगे, कई लोग नहीं समझेंगे। लेकिन सर्वाष्टक में जिस भाव में शनि गोचर कर रहे हैं उसमें कितने बिंदु हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि साढ़े साथी अच्छी रहेगी। अगर यहाँ पे सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु हैं, लग्न बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है, तो ये साढ़े साथी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देकर जाएगी। अब नेगेटिव, चंद्रमा कुंडली में पीड़ित हैं, जो साप्ताहिक मेरे राशिफल देखते होंगे उनको अब तक ये तो पता चल चुका होगा कि चंद्रमा पीड़ित कैसे होते हैं। 6, 8, 12 के चंद्रमा, राहु केतु के बीच में चंद्रमा, वक्री ग्रह के प्रभाव में चंद्रमा, बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठे चंद्रमा, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, स्पेशली अमावस्या के आसपास के चंद्रमा, ये चंद्रमा थोड़े से सेंसिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो इनमें से कोई चंद्रमा है तो साढ़े साथी का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कुंडली में शनि बहुत वीक है, शनि वक्री हैं, शनि अष्टम में है, या और बुरा कोई प्रभाव है, अस्त है, बहुत बहुत क्लोज कंजंक्शन में है सूर्य के साथ, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब साढ़े साथी आ रही है, दशा कौन सी चल रही है। अगर साढ़े साथी आ रही है और दशा भी खराब है तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और एक और थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक, अगर सर्वाष्टक में जहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं वहाँ पर बहुत कम बिंदु हैं, लेट्स से कि 20 से कम बिंदु हैं या 18 से कम बिंदु हैं, तो फिर साढ़े साथी का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि एक चीज़ को देखकर नहीं बोल सकते कि साढ़े साथी अच्छी रहेगी खराब रहेगी। इसलिए जब मैं वीडियोस भी बनाऊंगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स उसके दूंगा। अब बात करते हैं, 5वें टॉपिक की तरफ आते हैं कि ढैया क्या होती है। ढैया नाम से स्पष्ट है, ढैया यानी कि ढाई। तो यदि आपकी चंद्र राशि से शनिदेव चतुर्थ भाव में या फिर अष्टम भाव में गोचर कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं शनिदेव की ढैया, यानी कि चतुर्थ भाव, 4th हाउस और 8th हाउस, इनमें से किसी भी भाव में आपकी चंद्र राशि से अगर शनिदेव गोचर करेंगे तो उसको कहते हैं शनि की ढैया। अब फिर से जैसे मैंने साढ़े साथी में बताया कि एक प्रचलन का शब्द बन गया, उसी प्रकार से ढैया भी एक प्रचलन का शब्द बन गया, 2.5 साल की ढैया। अब वैसे इसका एक वर्णन कंटक और अर्धकंटक शनि के नाम से माना जाता है। चतुर्थ भाव के शनि को कंटक शनि और अष्टम भाव के शनि को अर्धकंटक शनि कहा जाता है। नाड़ी ज्योतिष में, साउथ इंडियन ज्योतिष में इसका बहुत जगह पे उपयोग होता है। तो ये भी, इसका भी एक इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन में रहता है। अब क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? बहुत शास्त्रों में इसके बारे में भी नेगेटिव या कुछ व्याख्या दी गई है। जैसे एक श्लोक है, पीड़ित हृदयो हिबुके निर्बांधव वाहनार्थम अति सौख्य
बाल्ये व्याधित देहो नख रोम भगे भवेत सौरे। ये क्या बताता है कि हिबुक को चौथा भाव भी कहते हैं कि जब चौथे भाव में शनि आते हैं तो व्यक्ति को हृदय का रोग होता है, व्यक्ति को उसके जो अपने होते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं, उसको धन की हानि होती है, बुद्धि की हानि होती है, सुख से उसका वियोग हो जाता है और एक प्रकार से नाखून उसके बढ़ते हैं और बाल बड़े होते हैं। ये दरिद्रता की निशानी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि चौथे घर के शनि नेगेटिव बहुत होते हैं, पर फिर से मैं कहूँगा इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पर यहाँ पे केवल इस श्लोक को बताने का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि निर्आधार है, कहीं ना कहीं इसका शास्त्रीय प्रमाण है, भले ही वो ढैया के नाम से ना हो, पर चौथे घर के शनि को थोड़ा सा और ये जो अष्टम भाव की ढैया होती है, अष्टम के जो शनि होते हैं उसमें तो केवल पराशर जी एक ही लाइन में समाप्त कर देते हैं, बाकी भी बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन एक समाप्त कर देते हैं कि अष्टमे व्याधि हानिम च, यानी कि अष्टम के शनि व्याधि भी देते हैं, रोग भी देते हैं और हानियां भी देते हैं। तो यहाँ से ये चलती चलती बात है कि हाँ, चौथे घर के शनि और अष्टम के शनि भी थोड़े से नेगेटिव होते हैं। पर पुनः मैं कहूँगा जो मैंने 7.5 में बताया कि अच्छी है खराब है, वो बहुत सारे पॉइंट्स के अनुसार ही हम बता सकते हैं कि वो आपके लिए अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। पर इस पॉइंट को बताने का अर्थ ये था कि हाँ, ढैया का शास्त्रीय प्रमाण है, भले ही वो उस शब्द रूप में ना हो, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा प्रचलन की चीज़ें बन गई और वो ढैया 2.5 साल की ढैया लग गई। और कब होती है? जब भी आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में या अष्टम भाव में शनि होंगे तो वो शनि की ढैया होगी। अब आते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ कि किन राशियों पर 7.5 चलने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोग जानना चाहते हैं कि किसके 7.5 चलेगी या ऑलरेडी चल रही है, किसकी स्टार्ट हो रही है। तो स्टार्ट किस राशि की हो रही है? स्टार्ट हो रही है मेष राशि की, यानी कि 1 नंबर की राशि, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि देव आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो किसकी स्टार्ट हो रही है? 7.5 मेष राशि की 7.5 स्टार्ट हो रही है और करीबन 7.5 साल के लिए ये 7.5 आपकी चलेगी। दूसरा, मीन राशि के लिए 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। मीन राशि कौन सी है? 12 नंबर की राशि। तो जब शनि देव आपके प्रथम भाव में ही आपके चंद्रमा के ऊपर ही गोचर करेंगे, ये भी 29 मार्च 2025 को ही होगा। तो मीन राशि के लिए 7.5 तो पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन 7.5 का दूसरा चरण अब लग जाएगा 29 मार्च 2025 से करीबन 2.5 साल, ये आई थिंक जून 2027 तक है। और तीसरा, एक टाइम पे 3 राशियों पर 7.5 का प्रभाव होता है। तीसरी किसकी चंद्र 7.5 चल रही होगी? वो चल रही होगी कुंभ की, एक्वेरियस की। उनका आखिरी चरण, जैसे मीन का दूसरा चरण था, कुंभ क्योंकि शनि उनके प्रथम भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले जाएंगे तो उनकी 7.5 भी चल रही होगी, लेकिन उनका अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो किस राशि की 7.5 चल रही है? मेष, या स्टार्ट होगी मेष की, स्टार्ट होगी। मीन की चल रही है, सेकंड चरण स्टार्ट होगा। और कुंभ की चल रही है, तीसरा चरण स्टार्ट होगा। अब बात है कि किस राशि की 7.5 और ढैया समाप्त हो रही है। अब ये भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि 7.5 खत्म किसकी हो रही है, ढैया किसकी खत्म हो रही है। तो पहले 7.5 की बात करते हैं। 7.5 खत्म हो रही है मकर राशि की, यानी कि 10 नंबर की राशि की, क्योंकि शनि देव जब 29 मार्च को गोचर करेंगे, आपका दूसरा भाव कुंभ का था, तो कुंभ को छोड़कर वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो 29 मार्च 2025 को आपकी जो 7.5 है वो समाप्त हो जाएगी। तो मकर राशि की 7.5 समाप्त हो रही है। और ढैया किस किस की समाप्त हो रही है? ढैया 2 राशियों की समाप्त हो रही है। पहली, कर्क राशि की ढैया समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि के लिए अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे थे 2023 के स्टार्ट से। तो अब जब उनका गोचर होगा, वो मीन में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपके अष्टम भाव को छोड़ देंगे। और जैसे मैंने कहा कि अष्टम के शनि ढैया होती है, अर्धकंटक शनि होते हैं। तो कर्क राशि की ढैया समाप्त हो रही है। और दूसरी किसकी ढैया समाप्त हो रही है? वो है वृश्चिक, क्योंकि वृश्चिक के लिए शनि
2023 के साथ से चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, तो अब जब 29 मार्च को उनका गोचर होगा तो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो मकर के लिए साढ़े साथी समाप्त हो रही है और कर्क और वृश्चिक के लिए ढैया का समापन हो रहा है। अब चलते हैं 8वें केंद्र बिंदु की तरफ कि ढैया किस किस राशि की शुरू हो रही है। 2 राशियों की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। पहली है धनु। धनु वाले बोलेंगे कि अभी तो 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुए ही हैं कि हम इतने लंबे साढ़े साथी भुगत के आए हैं, अब हमारी ढैया दोबारा चालू होगी। तो यहाँ पर मीन में जैसे ही शनिदेव 29 मार्च को प्रवेश करेंगे तो धनु की ढैया 2.5 साल की चालू हो जाएगी। और दूसरी राशि जिसकी ढैया लगेगी वो है सिंह यानी कि लियो, 5 नंबर की राशि, क्योंकि 29 मार्च को शनि आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ से आपकी ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने साढ़े साथी और ढैया का काफ़ी वर्णन दिया है। मुझे लगा कि इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने से पहले या पब्लिश करने से पहले ये एक महत्वपूर्ण कई केंद्र बिंदु हैं जिन पर विचार करना अनिवार्य था। आगे आने वाले दिनों में मैं जितनी भी ये राशियाँ जिनकी साढ़े साथी ढैया स्टार्ट हो रही है उन पर वीडियोस बनाऊंगा, तो उनमें मैं काफ़ी डीप में जाऊंगा और ये जो वीडियो है ये उन चीज़ों को समझने के लिए हमेशा ही आपके लिए काम आएगी। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का जो औचित्य था वो पूर्ण होगा और ये जो वीडियो है आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।